नमस्ते, प्रणाम। ओटीपी वर्ल्ड चैनल के वीकली प्रोग्राम फ्रैंकली स्पीकिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ओटीपी वर्ल्ड चैनल ओशो ध्यान प्रतिष्ठान का मीडिया आउटलेट है। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते आपके लिए सेव ओशो लेगेसी के समसामयिक विषयों पर कुछ गर्मा-गर्म बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में 2 सन्यासी मित्र जुड़ रहे हैं। पहले मित्र हैं स्वामी योग सुनील। प्रणाम प्रणाम सबको। प्रणाम स्वामी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे सदस्य हैं, गेस्ट हैं आज के, स्वामी बोध मोक्ष। नमस्ते। स्वामी मोक्ष आपका स्वागत है, नमस्ते। मेरे पास कुछ और प्रश्न हैं, मैं उनको लेता हूँ। बात ये उठी है कि ओडीपी ओशो ध्यान प्रतिष्ठान के एक ट्रस्टी ने विदिन 3 मंथ्स ऑफ इस फॉर्मेशन, इस संस्था के बनने के 3 महीने के अंदर अंदर संस्था छोड़ दी, उनको रिजाइन करना पड़ा। तो इसका क्या कारण है? क्या इसमें लोगों का इस तरह का आरोप भी है कि क्या वहां पर अ, कोई ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग सिस्टम है या क्या आपसी मतभेद हैं? तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, स्वामी योग सुनील? जी, पहले तो माँ आरती मेरी बहुत प्रिय है और पर्सनली मैं उनको बहुत चाहता हूँ, उनका बहुत हेल्प लेता हूँ। जब भी मेरे को बॉम्बे में कोई भी तकलीफ होती है, पुलिस स्टेशन जाना, चैरिटी कमीशन आना, हाई कोर्ट जाना, वो हमेशा हमारे साथ आती है एंड शी इज नो डाउट वेरी वेरी डियर टू मी। पर अभी जब कोई भी डिसीजन इंडिविजुअली पर्सनली लेते हैं, वो 1 to 1 होता है। और जब भी आप एक डिसीजन संस्था लेती है, एक कॉन्शियस डिसीजन लिया जाता है काफी लोगों के बीच में, तो जो फाइनल डिसीजन होता है वो सब पे लागू होती है। वो संस्था भी एक ही है, तो सब लोगों को वो अबाइड करना पड़ता है। मुझे याद है 15-20 दिन पहले एक जूम मीटिंग के अंदर ही माँ थोड़ी बीएसआर के इशू को लेके थोड़ी उत्सव हो गई थी और उन्होंने बोला अगर मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एट स्टेक, आई वांट टू रिजाइन। अभी किसी ने उनको दबाव तो डाला नहीं था, बट उनका विचार था, पर हम लोग किसी ने कुछ भी नहीं बोला। 10-12 दिन 15 दिन के बाद हम गए थे मैसूर, यही बात वापस चर्चा हुई। सब मेंबर उनको समझा रहे थे कि हमारी विचार ओडीपी की, बीएसआर की विचार साथ में नहीं जा रही है और क्या क्या विचारें साथ में नहीं जा रही वो भी बताएगी। बट माँ ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी। माँ ने, अभी मेरे को याद सब जगह से ये वर्ड आ रहा है कि हमने बीएसआर को बैन किया है। हम कौन होते बैन करने वाले? और क्या बैन किया, कौन सा बैन किया? अगर हमारी विचार साथ में नहीं जाती और हम उनको इंटरव्यू नहीं देना चाहते तो उसमें हम बैन क्या हुआ? उसमें बात चल ही रही है ना, अभी भी चल रही है। 15 अगस्त को भी वो उन्होंने अपना चैनल चलाया है ना, तो बैन जैसी कुछ चीज है नहीं। बट इस बीच में माँ इंडिविजुअल हो गई, संस्था एक इंडिविजुअल हो गया। उनकी फैमिली की तरह डिसीजन लेके एक डिसीजन फाइनल करना, भले आपके अगेंस्ट हो, वो लेके नहीं जुड़ना, पर्सनल लेके उन्होंने तभी भी वही बोला कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है और मैं सपोर्ट करती हूँ एंड इफ दैट इज द केस आई वांट टू रिजाइन। तो 15 दिन पहले रिजाइन की बात हुई, फिर हम मैसूर में थे, रिजाइन की बात। कोई खुश नहीं था बिकॉज सबको मालूम है आरती माँ बहुत ही प्यारी है और एक्चुअली जुनूनी है, उसमें काम करने के लिए, ओशो के लिए काम अच्छा करती है। मैं पर्सनली उसको बहुत चाहता हूँ। यस, पर जब यस। ऐसा मौका आवे तो सब लोग ने बोला अगर आप डिसीजन फाइनल ले ही रहे हो, बीएसआर को सपोर्ट कर रहे हो और बीएसआर ओडीपी के मेंबर्स और ओडीपी के खिलाफ ही हैं, तो मेल नहीं खा रहा है और आप रिजाइन करते हो तो ठीक है। फिर आया उसके बाद 2 दिन, 11 बजे रात को जब माँ कह रही थी कि हमने रेजिग्नेशन लिया, हम लोग ने 11 बजे इसलिए लिया क्योंकि अगले दिन हम लोग सब अपने अपने जगह जा रहे थे आफ्टर ब्रेकफास्ट 9 बजे। 15 दिन पहले हुआ, फिर 2 दिन पहले उनको पूछने के
11 बजे रात को जो हम पूछे, उनके 2 दिन पहले भी उन्होंने रिजाइन कर दिया था। जब रेजिग्नेशन आया नहीं, हम आई थिंक स्वामी मनीराज ने हमको एक टाइम पूछा भी था, पर जब तक हमारे पास आया नहीं था तो हमने लास्ट मोमेंट तक रुके थे 11 बजे रात को, और तब हमने रिक्वेस्ट किया कि माँ आप, माँ इतनी वो टाइम अच्छी थी कि वो ब्लैंक साइन भी किया। तब हमने बोला नहीं माँ, ये टॉर्च मिल लेता हूँ, आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए मैं रिजाइन करती हैं, एंड लेट अस बी इन अ गुड टर्म, बट वी स्टिल लव यू, वी स्टिल अप्रिशिएट द वर्क यू डू। बट अगर आप हमारी यूनाइटेड ओडीपी की मेंबर लोगों की ख्याल और उनका आपका ख्याल नहीं मेल खाता है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में रिजाइन करना है। इतना भी उनको समझाया गया था, मेरे को लगता है जहाँ पे हम 2 दिन थे, वो लोगों ने भी मैसूर में उनको समझाया। बट माँ थोड़ी एलिमेंट हो गई थी, उनको लग रहा था कि उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हम बाधा डाल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी, आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ भी कर सकते हैं, बट एज अ ग्रुप मेंबर थोड़ा डिफिकल्टी था। हमें जबरदस्ती किसी को रिजिग्नेशन के लिए नहीं बोला था, और बोलेंगे भी नहीं। और जब रेजिग्नेशन खुद बोलिए 1 दफा 2 दफा, तब हम जब लास्ट डे लास्ट मोमेंट 11 बजे रात को जब जैसे बोल रहे हैं, जब लास्ट मोमेंट आया तब हमने रिक्वेस्ट किया, बाबा प्लीज आप अपना रेजिग्नेशन दीजिए। यही वार्तालाप है, इसमें कोई बुरी लेने की भी बात नहीं है। आदमी को काम करने का इच्छा हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको मेल नहीं खाता है आपका हमारी विचारों के साथ, और आप अपनी इंडिविजुअली कुछ काम करना चाहते हो, काम तो हम दोनों एक ही कर रहे हैं, वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स सेविंग ओशो लेगेसी, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बट यस, वी विल मिस हर एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट। जी स्वामी जी, बहुत बढ़िया। तो आपकी बातों से ये जाहिर होता है कि माँ आरती ने जो रेजिग्नेशन दिया वो एमिकेबल था। उसको यदि मैं एमिकेबल वर्ड यूज कर सकता हूँ यहाँ पर, कि आपसी समझदारी में स्वामी जी, था, एमिकेबल था। एमिकेबल भी नहीं था, उनकी तरफ ही था। जी जी जी, उनकी उनकी हाँ, तरफ से था। और हमारी तरफ जैसा से आपने कोई कहा ये है, नहीं था कि आपको रिजाइन करना है। हमने सबने आज भी समझाने की कोशिश की, हमने इवन सब लोग ने वेणुगोपाल ने रिक्वेस्ट भी किया कि समझाने की यार बात को कोशिश की। समझो। किसी ऑर्गेनाइजेशन की यदि इंटरनल पॉलिसीज हैं तो उस पॉलिसी के साथ थोड़ा सा हमको एक होना पड़ता है। यदि मैं मिलिट्री में हूँ तो मुझे डेफिनेटली मुझे उनका ड्रेस पहनना पड़ेगा, हैट पहनना पड़ेगा। मैं वहां पर अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम की बात नहीं कर सकता। तो शायद ये थोड़ी सी बात माँ आरती समझ लें, तो उनके और हमारे और किसी भी ओटीपी के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। और स्वामी जी इसके एक और साथ चीज में ऐड करता हूँ, अपने जी हमारी जो जी पॉलिसी बनती है ना, वो कलेक्टिव कॉन्शियस डिसीजन से बनती है। कोई एक पॉलिसी एक लकीर की तरह नहीं लिखी गई है। कोई इशू आता है, सब साथ में बैठ के एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपने अपने डिबेट करते हैं, और फिर हम एक पॉलिसी का डिसीजन लेते हैं। तो कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग आ सकते हैं। जि, ठीक है, जितने लोग बहुत अच्छा आएंगे स्वामी जी। हमारे लिए। यस, सॉरी, गो अहेड। So I can go proceed with another question. ओडीपी के तत्वाधान में कह सकते हैं, देखरेख में और सहयोग से कह सकते हैं 20-21 को बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। और वो सब कुछ घटना घटी, उसके बाद ओडीपी एकदम साइलेंस मोड में चली गई। ओडीपी ने जनता के साथ या सन्यासी मित्रों के साथ कोई संपर्क नहीं साधा, ना उस बीच कोई मीटिंग हुई। और ये घटना 22 मार्च से लेकर के लगभग 20 जून तक, लगभग 3 महीना नहीं कोई संपर्क हुआ। तो सन्यासियों में और सभी जो लोग वहां पधारे थे उनके बीच में ये रहा कि हमको क्या नेग्लेक्ट किया जा रहा है, क्या ओडीपी अपना ऑटोक्रेटिक सिंगल डिसीजन ले रही है, सिंगल साइडेड, हमें किसी में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। तो इसका क्या कारण था कि जनता के साथ अप्रोच नहीं किया गया? ये प्रश्न मेरा स्वामी मोक्ष के लिए है, कृपया उस पर रोशनी डालें। जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि 22 मार्च के बाद पहले 4-5 दिन 7 दिन तो हमारा एक बोलते हैं ना, जो 2 महीने की जो भागा दौड़ी थी, आप सबको पता है कि पिछले 2 महीने जो आयोजन के लिए और जो कॉल्स और सबका संपर्क करना, व्यक्तिगत टेलीफोन से, मीटिंग से, चैनलों से, मतलब इट वाज जैसे घर में शादी आ रही हो ना, ऐसा था। और ये शादी में तो पता भी नहीं कौन कौन गेस्ट आ रहे हैं, मतलब अपने घर की शादी में तो पता भी रहता है कि कौन गेस्ट आ रहे हैं। तो वो
वो 22-23 मतलब उसके बाद सब अपने घर 24-25 को गए। फिर बैक टू बैक हाई कोर्ट में 2 केस, एक माला का भी था और एक वो 970 फीस का भी था, और चैरिटी कमिश्नर के केस तो चल ही रहे थे। तो ये बैक टू बैक वो चला, और उसी बीच तुरंत हमारी वेणुगोपाल जी से मतलब वो मैं तो 2 साल से उसके पीछे वो लगा था कि भाई वेणुगोपाल को लाना है, वेणुगोपाल को लाना है। तो अभी क्रिटिकल पोजीशन लास्ट में आ गई थी हमारी वहां पर चैरिटी कमिश्नर में, क्योंकि वो एक निर्णायक अवस्था में वो केस आ गया था कि ना जो एक फाइनल मोड पे जा सकता था, वो आइदर वे जा सकता था। तो उसी दौरान मैंने धर्मज्योति माँ को बोल के और उनके फिर वेणुगोपाल जी को लाए, तो वेणुगोपाल जी आए, बोले मेरे को पहले हफ्ता 10 दिन आप सबके साथ बैठ के हमें आपके मतलब मुझे डिस्कस करना है सारा केस। काफी मैं उनके साथ शेयर करता था कुछ चीजें, बट स्टिल क्योंकि ये केस इतना लंबा है, इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, 30 साल 35 साल पीछे जाना पड़ा सारी चीजों को। तो वो सुनील मीरपुरी के घर पे बॉम्बे हमने उनको बुलाया, और मैं भी था, मनोज भी थे, सारे लोग, आरती भी, सारे लोग हम वहीं पर थे, क्योंकि रात को 1-1 बजे तक हम 1:30 बजे तक वो सारा डिस्कशन वही करते रहे थे। ही वॉज आस्किंग, उन्होंने क्लियर कहा कि मुझे एक एक चीज चाहिए, एक एक पेपर मेरे को चाहिए। ही रीड मोर देन 5-6 थाउजेंड पेपर्स, मतलब पूरा, और एक एक मतलब डिस्कस करते थे सारी चीजें। तो बैक टू बैक चला। फिर डेट आई चैरिटी में, चैरिटी कमिश्नर में एक बार डेट आई, फिर इस बीच हाईकोर्ट में भी 1-2 वो माला वगैरह के केस चल रहे थे। तो ये बैक टू बैक वो चला। फिर 2 मई को वेणुगोपाल ने आर्ग्यूमेंट की चैरिटी कमिश्नर में कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो उसका डिसीजन 16 तारीख को आया। नॉर्मली चैरिटी कमिश्नर हमें सेम डे तुरंत हाथों हाथ लिख के दे देते थे ऑर्डर। दैट टाइम उन्होंने 15 दिन का टाइम लिया वो ऑर्डर देने में, जिसके सामने खिलाफ तुरंत वो लोग फिर हाईकोर्ट में गए, फिर हाईकोर्ट से आई, दोबारा वेणुगोपाल आए। तो ये से बैक टू बैक जो हुआ है, जो लीगल, क्योंकि लीगल को हम डिले नहीं कर सकते थे भाई, हमारी तुम्हारी मीटिंग जो है वो हम एक अच्छा, दूसरा इस बीच में हम ग्रुप्स के माध्यम इंफॉर्मेशन तो शेयर कर ही रहे थे सबसे कि भाई क्या हो रहा है केस में, क्या हो रहा है। जो चैरिटी कमिश्नर का जो ऑर्डर आया कि क्रॉस एग्जामिनेशन, वो भी हमने मतलब वो किया। तो वी आर शेयरिंग, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे थे, पर एक जो बैक टू बैक जो इवेंट्स बन रही थी, फिर वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में भी हम मतलब उनकी जो खारिज हो गई, फिर वो तुरंत वो लोग सुप्रीम गए, इसमें चैरिटी कमिश्नर में भी 1-2 आके गई। तो ये बैक टू बैक जो लीगल प्रोसेस था, जिसको हम डिले नहीं कर सकते, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, दूसरे काम हम बाद में कर सकते हैं, पर लीगल जो होता है वो उसी टाइम पे उसी डेट पे करना पड़ता है। तो दैट वाज बैक टू बैक हैपनिंग। मैसूर हमें जाना था उनको मिलने के लिए, पूरा ग्रुप को, वो 3 महीने से हमें जाना था, वो फाइनली हम जुलाई महीने में जा पाए। कितनी बार हमने डेट बनाई और फिर वो कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर चैरिटी कमिश्नर या हाईकोर्ट की डेट आ जाती थी। तो ये देयर आर सो मेनी बैक टू बैक लीगल चल रही थी, और कई लोगों को पता है, क्योंकि हम निश्चित रूप से कई ग्रुप में भी हम डाल रहे थे कि कहां पर हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, चैरिटी कमिश्नर में क्या हो रहा है, वेणुगोपाल स्कीम, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट किए, सारी चीजें थी वो आ रही थी। तो ऐसा नहीं है कि सब घूमने चले गए या वैकेशन पे चले गए, ऐसा कोई नहीं था, काम तो यही चल रहा था। तो निश्चित रूप लोगों को लगा भी होगा कि भाई निगलेक्ट, पर निगलेक्ट नहीं, हम संपर्क में थे। शायद आपको भी पता होगा, कई मैं एनआईएन पे भी 1-2 बार आया था, अरे एनआईएन नहीं सॉरी, श्वेता ने जो नई चैनल की, उस पर भी 1-2 बार मैं आया था। उधर भी मैंने बताया कि भाई हम लीगल में अभी काफी व्यस्तता है, और सारे ग्रुपों में भी हम शेयर कर रहे थे कि क्या हो रहा है। तो लीगल एस्पेक्ट ऐसा होता है कि जो हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, प्रायोरिटी पहली वही रखनी पड़ती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें जो सफलता या जो मिलना है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, वो वहीं से पूरी होनी है। तो हाउ वी कैन नेग्लेक्ट यार, जिसको बुलाने के लिए हमें 2 महीने से हम रात दिन मेहनत करते थे सारे लोग, उनको निगलेक्ट कैसे कर सकते हैं। और मैं तो शायद मुझे जहां तक पता है मेरा, कि जो 70-80% को तो मैं पर्सनली जानता था, 70-80% लोगों को जो आए थे सेंटर्स के, मतलब उनके पूरे ग्रुप को तो नहीं, पर जो आए थे, जैसे कलकत्ता से आए थे, बेंगलोर से आए थे, या हरियाणा हिमाचल से आए थे, दिल्ली से आए थे, उसमें से कई मैक्सिमम लोगों को मैं पर्सनल रूप से जानता था। तो वो ऐसा नहीं है कि भाई हम निगलेक्ट कर देंगे, कोई साल आज का नहीं, वो 20-25 साल का रिलेशन है सबके साथ, ओवर द पीरियड सबके है, तो हाउ वी कैन निगलेक्ट देम।
तो ये तो है ही नहीं कोई ऐसा कोई, हाँ ठीक है जरूर लगा होगा, क्योंकि व्यस्तता जो कानूनी कार्यवाही पर जो फोकस ज्यादा था और जरूरी भी था, तो उसकी वजह से सबको लगा होगा कि हम क्यों नहीं आ रहे, बट दैट वाज नॉट द पॉइंट। जी, सुनील वुड लाइक टू ऐड समथिंग। ये हम लोग नहीं थे। अनम्यूट आपका करिए। और हम लोग का जैसा आपने बताया, हमारे पास कोई ये नहीं था कि कोई डिसीजन मेकर है और एक लीडर है और हम सबको एवरी टाइम रीच आउट करें। आप जब ओआईएफ को देखते हैं तो आपको मालूम है जयेश है, अमृतो है, और आप ओडीपी को देखेंगे तो हम लोग सब एक ही हैं। तो अभी तक हम लोग का वो प्लेटफॉर्म ऐसा बना नहीं था जहाँ पे हम सब, जैसा आज हम आपको इनविटेशन देते हैं, अभी हम तैयार हैं आप लोगों के लिए, आप कम एंड हेल्प अस, बी अ पार्ट ऑफ अस। तो वो टाइम हमारे पास ये बनने को भी टाइम लगा। उनका हमारा वेबसाइट को चालू नाम लेना था, वेबसाइट को तैयारी करना था, चैनल ये चालू करना था, कई और लीगल काम तो चालू चल ही रही थी। और इस बीच में ऐसा कोई प्रोग्राम भी नहीं आया है ओशो की, या जो हमको सब लोगों को इकट्ठा होना पड़े या कुछ। तो इस बात पे तो क्लियरिटी है कि हम किसी को निग्लेक्ट तो नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली देयर वाज अ गैप कि हम लोग का कम्युनिकेशन शायद इतना नहीं हुआ होगा। बट वी वर मैनेजिंग टू गिव वॉट एवर इंफॉर्मेशन, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो जो हमारे साथ हो रहा था वो हम रिलीज कर रहे थे। बट अभी हमारा जो रहा प्लेटफॉर्म स्ट्रांग हुआ है, सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो आई थिंक वी विल बी मोर प्रोएक्टिव नाउ, एंड वी विल रिक्वेस्ट यू आल्सो टू बी प्रोएक्टिव बाय कमिंग एंड जॉइनिंग इन विद अस। तो आई थिंक दैट इज द थिंग, वी नीड टू ब्रिज द कम्युनिकेशन गैप। राइट स्वामी जी, बिल्कुल ठीक है। आपकी बात बहुत समझ आती है कि लगातार कोर्ट केसेस, लीगल बैटल्स में इन्वॉल्वमेंट के कारण, क्योंकि जो की मेंबर्स थे वो सभी लोग उन इंडिविजुअल लेवल पे वो केस फाइट कर रहे हैं। ओडीपी एज ए संस्था की तरफ से केस अभी नहीं है और आने वाले टाइम में हो सकते हों, तो इसलिए इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स हैं वो टेकअप नहीं हो पाए। और लकीली पिछले 2-3 महीने से और बहुत से एक्टिव सक्रिय मित्रों ने ज्वाइन किया है, जिसमें मैं भी एक छोटा सा अदना कार्य करता हूँ। तो हम लोग अब ये कोशिश करेंगे कि हर इंडिविजुअल लेवल पे हम कम्युनिकेशन करें, और हम वीकली, क्वार्टरली, मंथली मीटिंग करें, और सब लोगों को विल रीच आउट टू पीपल थ्रू वेरियस मीडिया। जैसे हमारा एक ओटीपी न्यूज़लेटर पिछले 2.5 महीने से उसका 10वां इशू कल रिलीज होने वाला है संडे को। वो निकल रहा है, उसमें बहुत सारी ओडीपी के बारे में जो बातें हैं, न्यूज़ हैं, और सब कुछ उसमें आ रही हैं, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं। और इस चैनल के माध्यम से ये चैनल भी लॉन्च हो गया है। 11 अगस्त को लॉन्च हुआ था और इसके 1-2 एपिसोड ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और ये हमारा अगला कार्यक्रम है। तो मुझे आशा है कि सभी सन्यासी मित्र अपनी किसी भी तरह की जो शिकायतें हैं इस तरह की कि भई हम उनको रीच आउट उनको नहीं हुआ है, या उनको नहीं लिया जा रहा है फोल्ड में, तो इसको वो दूर करें और वो साथ आएँ। जो इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, प्रश्न ये रहेगा कि कम्युनिटी के लिए, संन्यास जगत के लिए आप सेव ओशो लेगेसी के संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगे? अ, हाँ, तो पहले एक लाइन मैं बोल देता हूँ, फिर सुनील जी बोलेंगे। फिर सेव ओशो लेगेसी इटसेल्फ, ये जो हमारे हैशटैग जो बनी है सेव ओशो लेगेसी, वो खुद एक संदेश है, वो अपनी हैशटैग है, यही संदेश है और कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेव ओशो लेगेसी ये इटसेल्फ यही संदेश है। भाई हमारा फर्स्ट टारगेट ये है, फिर हो सकता है मेरा सुनील से, आपसे, सबके साथ, मतलब किसी के साथ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं काम कर, और वो इसलिए कि काम करने के तरीकों को लेके है। हमारी पर्सनल तो किसी के दोस्ती या दुश्मनी है नहीं। हम जो भी जुड़े हैं वो केवल सेव ओशो, हमारा कॉमन कनेक्शन क्या है सबका, सेव ओशो लेगेसी। तो यही पर्पस है, और हम ये भूल जाते हैं। मैं सुनील से भिड़ जाता हूं, मैं आपसे भिड़ जाता हूं, मैं उससे भिड़ जाता, भैया हमें अंदर अंदर नहीं भिड़ना, हमें ओआईएफ से भिड़ना है। पर हमारा ईगो इतना बीच में आ जाता है कि नहीं, पहले सुनील से मिटल लो, ओआईएफ बाद में देखूंगा, पहले तो सुनील को मैं भिड़ देता हूं। तो प्लीज मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सेव ओशो लेगेसी यही मैसेज है, और कोई मैसेज नहीं है, दूसरा कोई मैसेज है ही नहीं। ओनली मैसेज इज द सेव ओशो लेगेसी, इसमें सब आ जाता है। जी सुनील जी अब थोड़ा और करेंगे। अच्छा,
हाँ, नहीं मोक्षा स्वामी सुनील। बरोबर बताए कि सेव ओशो लेगेसी तो हमारी एक्चुअली एम वही है, ऑब्जेक्टिव वही है, और उसको ट्रस्टीज को निकालना। पर इस सेव ओशो लेगेसी को अचीव करने के लिए मेरा ये संदेश होगा कि हम सब मिलजुल के इकट्ठा होके एक यूनाइटेड फोर्स बन के ये चले आगे। हम एक दूसरे पे एनर्जी गवा के एक दूसरे को नीचे गिराते हैं अपने आप को ऊपर करने के लिए। और जैसे मोक्षा ने बताया, ओआईएफ हमारी एनिमी, हम एक दूसरे के एनिमी नहीं है। हमारे पास एक्चुअली वो भी एनिमी नहीं है, हमारे विचार इज टोटली डिफरेंट, और हमको चाहिए कि वो अचीव करने के लिए हम सब एक प्लेटफॉर्म, एक यूनिटी, ओशो की प्रेम, और कॉन्शियसली सब एक काम कर सकते हैं। बट सब लोग अपने अपनी जो काम नहीं करते, वो उनका काम है खाली बातें करना, तो करते हैं। बट जिसको सच्ची में ओशो का प्रेम हो, जिसमें सच्ची ये भावना है कि हमको ओशो लेगेसी बचाना है, ओडीपी एक ऐसी जगह है जहाँ सब लोगों के लिए ओपन काम करने के लिए जगह है। हमें हजारों लोग की जरूरत है, प्लीज आके ज्वाइन करिए। हमने सब ग्रुप्स में भी डाला हुआ है कि आप जो कार्य कर सकते हैं ओशो की प्यार में, आप प्लीज आके करिए। तो हमारी तरफ से वी आर वेटिंग फॉर यू टू कम, एंड एब्सोल्युटली विथ लव, विथ इमोशनल अटैचमेंट टू ओशो, एंड ऑल्सो वो भाव रखे कि झगड़ा फैमिली की तरह होती है, उधर ही मिट जाती है और आगे बढ़ते हैं। जब तक हम, मैं पहली दिन जब ज्वाइन किया 20 लोग थे हम लोग, प्रेमगीत, अनादि और सब, आज इतनी बड़ी मुहिम हो गई है। बट इसमें कंटिन्यू करके अगर आपका फोर्स यूनाइटेड होगा, और जो मैं कब पहले दिन से बोलता हूँ, यूनिटी इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेंथ ऑफ विक्ट्री। आज हमारा नंबर्स जब सब इकट्ठा होके खड़े उठे ना 2000 लोग, तब जाके पुलिस वाले जागे, तब जाके ओएफ भी जागा। अब ये 2000 को 20,000 करने में टाइम नहीं जाएगा। अब सब आइए, इकट्ठा होइए, एक ही चीज रखते हैं हम लोग, आपस में हम लोग जैसे फैमिली झगड़ा करते रहेंगे, बट हमारा एक ही कार्य है, एक ट्रस्टीज को निकालना है, और हमारी ओशो बाशो बोलो या 1 इंच ओशो का आश्रम का बिकने नहीं देना। बस यही हमारी उद्देश्य है, और यही हम चाहते हैं, और मेरे को लगता है सब वही चाहते हैं, बट सब अपनी अपनी मुहिम अपनी अपनी स्टाइल में कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सब इकट्ठा हो जावे, और लोगों को ये मत समझिए कि ओडीपी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे कोई लीडर है या कोई है। हम सब इकट्ठा लेके कॉन्शियस डिसीजन साथ में मिलके बैठ के लेते हैं, और वो हम करते हैं। तो किधर कोई लीडरशिप का इशू नहीं है, हमारे एक ही इशू है कि हम सब साथ में जुड़े, और हम सब प्रेमी जुड़ रहे हैं। और आप अगर ये संदेश देख रहे हैं, हमारी एक विनती आपसे, आप भी आइए, मदद कीजिए, हमें सबकी एनर्जी की जरूरत है। अगर आप और कुछ भी नहीं तो अच्छा पॉजिटिव एनर्जी भी भेजेंगे, एक्सेप्टेड, और वो भी हमको बहुत काम आएगा। तो प्लीज सब लोग ध्यान रखिए कि हम एक साथ हैं, और हमारा मुहिम भी एक ही है। तो प्लीज आई इनवाइट एवरीवन टू कम एंड जॉइन एंड बी अ पार्ट ऑफ ओडीपी। शानदार, बहुत सुंदर संदेश स्वामी जी। सेव ओशो लेगेसी ही हमारा संदेश है नंबर 1। और इस पूरे मुहिम में हमारा इनविटेशन ओडीपी की तरफ से ग्रुप्स में पहुंच चुका है। फॉर्म भरें, अपना नाम दें, किस कार्य में आप कुशल हैं, सक्षम हैं, करना चाहते हैं, तो उस पर जुड़े। ना भी कुछ करना चाहते हैं, आप पीछे खड़ा होना चाहते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा को यही विराम देते हैं, और सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको आप शेयर भी करें। और इस तरह हम हर हफ्ते कुछ न कुछ आपके लिए लेके आएंगे। तो इसके साथ ही हम आज का ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त करते हैं, और बाकी फिर हम मिलते रहेंगे अन्य प्रश्नों के साथ में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोनों थैंक अतिथि यू, मेहमान जो हमारे थैंक यू, चैनल पर आज थैंक पधारे। थैंक यू, प्रणाम, ओशो प्रेमियों को सब थैंक यू, प्रणाम। हाँ, थैंक यू।